जी मित्रों, मैं हरेंद्र कुशवाहा आप सभी का ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। आज हम हिंदी के वर्ण और उनकी ध्वनियाँ अर्थात उनके किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। हम मुंह के भीतर विभिन्न स्थानों में वर्णों का उच्चारण करते हैं, जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। उसके आधार पर हिंदी वर्ण को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, 52, जिनमें समान 46 होते हैं, 3 संयुक्त वर्ण, 1 मिश्र वर्ण और 2 आयोगवाह वर्ण। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। उनको क्या कहता है? हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। स्वरों को उच्चारण के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि हर्ष स्वर, इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर होता है। रस स्वर या लघु स्वर में आ, ई आता, आ नहीं आता। ई, ऊ, छोटा ऊ जिसे बोला जाता है, हर्ष स्वर है। इनको उच्चारण कम समय लगता है। इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। इसमें केवल लघु स्वर में केवल 3 स्वर आते हैं। और अगला आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ और ऋषि हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। इनका उच्चारण हर्ष स्वर होता है। लघु स्वर जो होता है उसकी तुलना में अधिक समय लगता है इनके उच्चारण में, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आयोगवाह कहलाने वाले 2 स्वर्ण हैं, जिसे हम अंग अह कहते हैं। अह को विसर्ग, अहंग को अनुस्वर कहते हैं। ये आयोगवाह हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजनों के साथ किया जाता है। आयोगवाह जो स्वर होते हैं उनके। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यह प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की मदद से होती है और प्रत्येक जो व्यंजन होता है उसके साथ अ ध्वनि की छिपी होती है। व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है। आप यहाँ पीछे देख चुके हैं। स्वरों की संख्या 13 होती है और व्यंजनों की संख्या 39 होती है। टोटल मिलाकर के कुल कितने होते हैं? आपके 52 वर्ण हो जाते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। हम पीछे स्वर के बारे में पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। हम इसमें पढ़ते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म और संयुक्त। स्पर्श में 27 वर्ण होते हैं, अंतःस्थ में 4, ऊष्म में 4 और संयुक्त में 4। स्पर्श व्यंजन, इनके उच्चारण में कंठ के अतिरिक्त जिह्वाग्र द्वारा तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि के स्थानों के स्पर्श से उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहता है? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनके अलग अलग विभागों में बांटा गया है। जैसे कि वर्ग है, क वर्ग है। क वर्ग में क्या आता है? पढ़े होंगे, क, ख, ग, घ, अंग। इन्हें कंठ से उच्चारण किया जाता है, इसलिए इन्हें कंठ बोला जाता है। च वर्ग होता है। च वर्ग का आप पढ़े होंगे, च, छ, ज, झ, इया होता है। इनका उच्चारण तालु से किया जाता है, इन्हें इसलिए तालव्य कहते हैं। तालु मतलब मुंह के भीतर छत का पिछला भाग, मतलब ताल के पीछे वाले भाग से हम इसका उच्चारण करते हैं। मूर्धा होता है, इन्हें ट वर्ग कहते हैं। ट वर्ग को मूर्धा कहा जाता है। ट, ठ, ड, ढ और अण मूर्धा के अंदर आते हैं। मुंह के भीतर छत का अगला भाग इनके मतलब कि ताल के
अगला भाग इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें दो द्विगुण व्यंजन होते हैं, जिससे ड और ढ को नीचे बिंदी लगा होता है। इनका प्रयोग शुरुआत में नहीं होता। जैसे अगर डमरू बोलते हैं तो ड प्रयोग होगा, लेकिन अगर किसी शब्द में जैसे कि पीछे आता है, अंत में आता है मेढक, मेढक में आप ढ के नीचे बिंदी लगाएंगे। अगला है त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न आता है। इन्हें दंत वर्ण कहा जाता है इनका, क्योंकि इनके दांत से उच्चारण किया जाता है, ऊपरी दांतों के निकट से इनका उच्चारण किया जाता है। अगला है ओष्ठ या प वर्ग। प, फ, ब, भ इनके अंदर आते हैं। इन्हें ओष्ठ से उच्चारण किया जाता है, ओठ से उच्चारण करने के लिए कहा जाता है ओष्ठ कहा जाता है। दोनों ओठ इनमें क्या होते हैं, आपस में स्पर्श होते हैं। आपको आसानी से याद करने के लिए कि कौन सा वर्ग किस में आता है, तो जैसे कि इसमें हम आप बोल सकते हैं काली। क वर्ग में क्या है आपका, काली ने ताल से मुर्दा दांत ओठ पाया, ये आपको बोल सकते हैं काली। क वर्ग के लिए मतलब कंठ से बोला जाता है तालु। च वर्ग के लिए ताल से। ट वर्ग क्या, मुर्दा, और त वर्ग मूर्धा। ट वर्ग के लिए, और त वर्ग के लिए क्या बोलता है दांत से, और प वर्ग के लिए ओठ से आपको बोला जाता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, काली ने ताल से मुर्दा दांत ओठ पाया। याद करने के लिए सबसे आसान है कि कौन सा वर्ग किस उच्चारण से किया जाता है, तो काली ने ताल से मुर्दा दांत पाया। अतः स्पर्शी में कुल कितने होते हैं, 27 होते हैं, जिसमें से 25 नॉर्मल और 2 होते हैं आपके दो गुण व्यंजन वाले। अंतःस्थ हमने अभी उसमें पढ़ लिया, स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया। अब अंतःस्थ के बारे में जानेंगे। अंतःस्थ य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ण स्वर व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतःस्थ कहलाते हैं। य का उच्चारण तालु से किया जाता है, र और ल का वर्ष से, दांत और मसूड़े से उच्चारित किया जाता है। व का उच्चारण दंतोष्ठ है, ऊपर के दांत और निचला ओठ की मदद से व का उच्चारण किया जाता है। आगे जानेंगे उष्म व्यंजन। इसमें स, ख, स, ह को उष्म व्यंजन में माना गया है। इनका उच्चारण में घर्षण से होता है। इनका उच्चारण क्या होता है, घर्षण होता है। ये उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है, बाहर निकलता है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। स बड़े वाले स का उच्चारण तालु से किया जाता है, और ये मूर्धा का उपयोग ख जी से बोल जाता है। छोटे वाले स का निशान नीचे का दांत और मसूड़ा का उपयोग होता है। ह कंठ के भीतर से उच्चारित होता है। अगला क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या आते हैं, छ, त्र और ग आते हैं। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जबकि स्र एक मिश्र व्यंजन कहते हैं। ये भी संयुक्त में आता है, इसे मिश्र व्यंजन भी कहा जाता है, किसी केवल स्र को। और छ जो होता है क और ख से मिलकर बना होता है। त्र है त और र से मिलकर बना होता है। ज्ञ है ज और इया से मिलकर बना होता है। और स्र है बड़ा वाला स और र से मिलकर बना होता है। ड और ढ दो ऐसे व्यंजन हो जिसे दुगुण व्यंजन कहते हैं, पिछले बता चुका हूँ। शब्दों के अंत के मध्य ड और ढ अगर आता है तो इनका प्रयोग किया जाता है ड और ढ में। अगर शुरुआत में आता है इनका मूल वर्ण ही ड और ढ ही प्रयोग होता है। उनके उच्चारण में कोई डिफरेंस अंतर नहीं होता है। अल्प प्राण और महाप्राण, बहुत से एग्जामों में ये भी पूछा जाता है कि अल्प प्राण क्या कौन से शब्द हैं और महाप्राण का हम समझते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अल्प रहती है, श्वास की मात्रा क्या रहती है, अल्प रहती है, इन वर्णों को हम अल्प प्राण कहा जाता है। ये जब प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग है, ऐसी क वर्ग, च वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ध्यान देने वाली बात है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है आपका, अल्प प्राण होता है। जैसे कि क वर्ग का कौन सा हो गया, क, ग और अंग हो गया। इसे च वर्ग का च, ज और इया, त वर्ग का ट, ड और अड़, त वर्ग का त, द, न,
प ब म ये अलग हो गया। य और ल व ये चारों जो हैं ये इसमें आते हैं, इसमें से पहला दूसरा तीसरा नहीं कहा जाता। ये य और ल व क्या है, अल्प प्राण हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा या हवा शक्ति शक्ति की तरह से बाहर निकलती है, इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहा जाता है। इन वर्णों को क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। जैसे कि ख, घ, छ, झ, ट, ठ, ट नहीं है, ठ है, ड भी नहीं है, ढ है, थ, ध, फ, भ, स, ख, स, ह क्या है, ये महाप्राण व्यंजन है। अब इसी प्रकार से व्यंजनों को हम सघोष और आघोष के माध्यम से कई एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सघोष व्यंजन कौन है और आघोष व्यंजन कौन से हैं। जब स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे से निकट आकर के आपस में कंपन पैदा करती हैं, क्या करती हैं, जब कंपन पैदा करती हुई ध्वनि का उच्चारण होता है, किसी में सहायता करती हैं, तो इसे इन ध्वनियों को हम संघोष कहते हैं। सभी स्वर सघोष से उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। और अंतस्थ य और ल व सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इनमें उसका उच्चारण में कंपन पैदा होता है। जैसे कि आघोष अगला क्या है, इनके उच्चारण में स्वन तंत्रियाँ दूर दूर रहती हैं, ये कंपन उत्पन्न नहीं करते। जैसे कि आपका किसी भी वर्ग का और क वर्ग का पहला दूसरा और तथा सौ छ सौ, जैसे क और ख, इनमें दोनों कंपन उत्पन्न होता है। दोनों आपके जो कंपन पैदा करने वाले उच्चारण करने वाले तंत्रियां हैं वो अलग अलग रहती हैं, दूर रहती हैं। इस पे हम आगे अब प्रश्न देखते हैं कि जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं इस प्रकार से। हिंदी वर्णमाला के वर्णों की कुल संख्या, पहला प्रश्न आपका, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। आप देख चुके हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है, अंतःस्थ कौन सी ध्वनि नहीं है, तो दूसरे का बी, व जो ब है अंतःस्थ नहीं है, बाकी हाँ य र ल व क्या है आपके अंतःस्थ ध्वनि होते हैं। तीसरा आपका, इनमें से कौन सा ऊष्म वर्ण है, तो ऊष्म जिसके उच्चारण में ऊष्म निकलता है तो कौन सा है आपका, यहाँ पे हो गया। अगला है आपका, ऋषि को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ऋषि जो है, ऋषि बोलते हैं उसको वर्णमाला में कौन सा स्थान दिया गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे स्वर में आता है। अगला पांचवा, निम्न में कौन सा मूर्धा ध्वनि नहीं है, मूर्धा कौन सा नहीं है, तो पांचवा का क्या हो गया आपका, ढ हो गया, ये मूर्धा नहीं है क्योंकि ये द्विगुण बोला जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें द्विगुण कहा जाता है, ये मूर्धा में नहीं आते हैं। ये मूल ढ के मूल के पन्ने होते हैं, मूल से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रश्न क्या है, छठा, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। द ध्वनि का उच्चारण मुंह के अंदर कौन से स्थान से होता है, तो 6 का भी हो गया, दंत से, द का उच्चारण दंत से होता है। अगला क्या है, सातवां आपका, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है, तो कौन सा आपका सही नहीं है, बी, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर का सही नहीं है, तो व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर का हो नहीं सकता क्योंकि हर व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपा होता है। निम्न में से कौन सा प्रकंपित व्यंजन है, मतलब कि किसके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होगा, तो पहला आप पढ़ चुके हैं, क और ख जो किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा है, इनसे कंपन उत्पन्न नहीं होता है, तो इसमें कंपन उत्पन्न हो रहा है, ये पहला है, ये भी पहला दूसरा है, ये और ये, तो कंपन किससे हुआ, उसका रौ से कंपन उत्पन्न होगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं, दंतोष्ठ से उच्चारण होने वाला व्यंजन है। दंतोष्ठ से उच्चारण होने वाला व्यंजन कौन सा है आपका, प, फ और व है आपके दंतोष्ठ से उच्चारण होता है। क से होता नहीं है, च से अलग है।
अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? किसका उच्चारण कंठ से नहीं किया जाता है? ढ का उच्चारण कंठ से नहीं किया जाता है। ढ का उच्चारण किससे किया जाता है? कंठ से नहीं किया जाता, ये मूर्धा होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 11वां, संयुक्त वर्ण नहीं है। संयुक्त वर्ण कौन सा नहीं है इसमें से? ऋषि रि जो है आपका एक संयुक्त वर्ण नहीं है, क्योंकि छ और ये क और क से मिलकर बना होता है। क और बड़ा वाले छ से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सही है? क्या है? कौन सही है? ड और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। ड और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। नहीं वर्णमाला स्थान, इन्हें अलग से लिखा जाता है, वर्णमाला में नहीं स्थान प्राप्त, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। पहला तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। पहला और तीसरा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है, ये भी गलत है। क्या? च छ ज झ स्पर्श संघी है, ये सही है। स्पर्श और संघर्षी व्यंजन है। अगला क्या आपका 13, निम्न कौन सा सही शब्द है? सही शब्द क्या है जो कौन सा इसमें सही है? तो आपका क्या हो गया? ब परीक्षा, ये छोटी ई की मात्रा नहीं होती यहाँ पे, ये तो गलत हो गया। और ये आधा छ ये नहीं होता है, परीक्षा ये शब्द सही है आपका। अगला प्रश्न आपका 14वां, निम्न में से कौन सा शब्द है? निम्न में से कौन सा शब्द क्या है आपका सही शब्द है? तो क्या हो गया आपका? बी पुरुष आपका क्या हो गया? सही शब्द है। बाकी इसमें तो छोटा मात्रा ही नहीं होगा। 15वां का हम देखते हैं, क और ए से निर्मित रूप है। क्या होगा? क और ए से मिलकर क्या बनेगा? के बनेगा। 16वां देखते हैं, ग और उ से मिलकर बना हुआ, बड़ा उ है ये, ग और बड़ा उ से मिलकर बना हुआ क्या हो जाएगा आपका? बी गु हो जाएगा। निम्न से कौन सत्य है? 17वां, निम्न में से कौन सत्य है? तो स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, सही बात है। 18वां क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन ऊष्म ध्वनि कौन सी नहीं है? ऊष्म ध्वनि नहीं है, तो 18वां का क्या हो गया? झ जो है आपका ऊष्म ध्वनि नहीं है। 19वां आपका देते हैं, अनुतान का संबंध है। अनुतान का संबंध किससे है आपका? भी उच्चारण के उतार चढ़ाव के, जैसे कि हम जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो अनुतान मतलब कि जब उच्चारण चढ़ा करके बोला जाता है या कभी कभी नीचे करके घटते हुए क्रम में बोला जाता है, बढ़ा करके धीरे धीरे बढ़ते हुए उस क्रम में बोला जाता है, उस किसी वाक्य का हम जब पूरा बोलते हैं तब किया जाता है, तो अनुतान कहते हैं। ये ज़्यादा संगीत में किया जाता है। अगला देखते हैं 20वां को, निम्न में से कौन सही है? तो आपका पहला हो गया, अल्प प्राण में मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है, बिल्कुल सही है। हम अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, अगला एक्सरसाइज के लिए, निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है? 21वां क्या है आपका? निम्न से कौन सा महाप्राण नहीं है? महाप्राण जिसमें कि शब्द अधिक आते हैं वो नहीं, मतलब कि अल्प प्राण है जिसमें से कम उच्चारण ऊष्मा निकले या कम मात्रा में हम कम छोटे से बोल सकें, तो क्या होगा आपका? 21वां का डी है, महाप्राण नहीं है ये। अगला क्या होगा? 22वां आपका प्रश्न, छ का निर्माण किन दो वर्णों से मिल से हुआ है? तो छ का निर्माण आपका क और से मिलकर होना है। 23वां आपका देखते हैं, कौन अंतःस्तम वर्ण नहीं है? कौन क्या है? अंतःस्तम व्यंजन वर्ण नहीं है, तब क्या होगा? 23वां का डी, वह अंतःस्तम नहीं है। 24वां आपका, स का उच्चारण स्थान है। स का उच्चारण स्थान क्या आपका? तालव्य है। निम्न में से कौन सा स्पर्श संघी है? स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी कौन सा है? 25वां क्वेश्चन है आपका, इसमें कौन है? क वर्ग क्या है आपका? स्पर्श और संघर्षी है।
ई का उच्चारण स्थान है, आपका अगला प्रश्न है ई का उच्चारण स्थान है, तो ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। आप उच्चारित करके भी देख सकते हैं कि आपका उच्चारण करने में मुंह के कौन सा भाग आपका प्रयोग हो रहा है। अगला है क्या? 27वां वो का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वो का हम पढ़ चुके हैं, दंतो उष्ठ है। 28वां प्रश्न है ऊ का उच्चारण स्थान है, तो ऊ का उच्चारण, छोटा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है आपका? एक कंठ से होता है। अगला प्रश्न है फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान आपका क्या है? तो ये ओष्ठ से उसका उच्चारण, दोनों ओष्ठ जब स्पर्श करते हैं तभी फ का उच्चारण होता है। अगला है आपका ध का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, दंत से उसका उच्चारण किया जाता है, दांतों के मदद से इसका उच्चारण किया जाता है। अगला क्या है आपका? प्रश्न के आधार पर र व्यंजन किस कोट में आता है? र व्यंजन जो होता है किस स्थान पे आता है? तो ये प्रकंपति है। र आप उच्चारित करके देख लें तो इसे कंपन उत्पन्न होता है। अगला क्या? निम्न से कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है? उसमें व्यंजन नहीं है कि उसमें नहीं निकलता है, जिससे संघर्ष स्पर्श में कंपन या घर्षण नहीं होता है। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो र जो है कंपन उत्पन्न होता है लेकिन ऊष्मा नहीं निकलती है बाहर, जैसे स ये सब उसमें व्यंजन है। अगला है 33वां निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? किसका उच्चारण क्या? तालु से नहीं होता है, जो निम्न में दिया गया है। तो किसका उच्चारण तालु से नहीं होता है? क का उच्चारण तालु से नहीं होता, ये कंठ से उसका उच्चारण होता है। क का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला है 34वां ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है आपका? ट वर्ग का उच्चारण क्या है? मूर्धा है। आप जानते हैं ट वर्ग का उदाहरण मूर्धा है। ट ठ ड मुंह के भीतर छत का अगला भाग इसे उच्चारित किया जाता है। किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना गया है? 35वां प्रश्न आपका किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है? तो इसे क्या हो गया आपका? च स्पर्श संघर्षी, स्पर्श च स्पर्शी है, छ भी आपका स्पर्श है, जो भी क्या आपका स्पर्श है, फ क्या है? ये स्पर्श है लेकिन ये संघर्षी नहीं माना गया है। इसे संघर्षी नहीं मानते, ये संघर्ष नहीं है। तो संघर्ष है, स्पर्श है लेकिन संघर्ष इससे होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। और 36वां का प्रश्न हो गया किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? किन वर्णों को हम अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर भी बोलते हैं? तो ये क्या हो गया आपका? य और वो को आधा स्वर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न हो गया 37वां निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर ध्यान देंगे, नहीं है दिया है, तो कौन सा अंतःस्थ का उदाहरण नहीं है? क्या होगा? य र ल व है लेकिन स क्या है आपका? अंतःस्थ का उदाहरण नहीं है। बड़ा व स क्या आता है आपका? तालव्य है, इसका उच्चारण तालव्य से होता है और इसका अंतःस्थ से उच्चारित नहीं होता है। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।